अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 3 से 4 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप कर लेते हैं, जैसे कि मनी डिमांड की थेरीज़ हो गई, मनी सप्लाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप वहाँ पर नहीं कर रहे होते, वो आपने फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पे कर लिए होते हैं या बैचलर लेवल में कर लिए होते हैं। तो मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और यूजुअली मॉनेटरी से बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन एक दफ़ा पेपर में एमसीक्यू एक इससे बन के आ चुका था, वो वॉकर की ये डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने ये लिखना मुनासिब समझा। मनी इज़ what मनी डज इज़ एसोसिएटेड विद। अब इट इज़ एसोसिएटेड विद वॉकर, लेकिन अगर आप 2011 का पेपर उठा के देखें पीपीएससी का, तो उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दी हुई थी। तो इसको आपने देखना है ज़रूर। हबीबुल्ला वसीर की बुक में बहुत अच्छे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपने ये पूरा चैप्टर, लाइक आज का मेरा ये जो लेक्चर है काफ़ी सारा, आप ये वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक्स में आती हैं और ये ज़रूर आती हैं। सो मनी इज़ what मनी डज। पैसा वो है जो पैसा करता है। ये डेफिनेशन वॉकर ने बताई। अगर मनी की डेफिनेशन को देखें मज़ीद, तो एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनीथिंग दैट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैन बी टर्म्ड एज मनी. It can be coin, it can be your currency note, it can be gold, it can be silver, it can be check, it can be your any bill of exchange, it can be anything, but it is generally acceptable. So आप उसे क्या कह देंगे? मनी कह देंगे. सो स्टार्ट में जो टॉपिक आपके पास आता है वो बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम से भी एक दो बार एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। बार्टर सिस्टम एंशियंट टाइम में बार्टर सिस्टम होता था जब ना कोइंस थे ना करेंसी थी, सो एवरीथिंग वॉज मनी, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूजिंग ऑफ मनी, गुड्स वर एक्सचेंज विद गुड्स, तो उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। एमसीक्यू हो सकता है आ जाए, बहुत बेसिक है, अगर आपकी खुशकिस्मती आ जाए तो। इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी तो मैंने बस यहीं पे ही बता दी, को बहुत इसको डिटेल में नहीं करना। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज फर्स्ट, जो है ना इसकी जो डिफ़िकल्टी थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब ये है कि आपको वो पार्टी सर्च करनी पड़ती थी, यानी कि ए पर्सन को प्रोडक्ट बेचनी है एक्स, तो उसे एक्स का बायर तलाश करना पड़ता था, और ए पर्सन को वाई चाहिए, तो अगर ए पर्सन को वाई चाहिए और वो एक्स देना चाहता है, तो बी पर्सन वाई सेल करना चाहता हो और एक्स लेना चाहता हो। ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो इसमें क्या हो जाता था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ, तो बहुत मुश्किल हो जाता था इस तरह के आपको सेटलमेंट, इस तरह की ट्रांजैक्शन करना बार्टर सिस्टम में। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये दूसरा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में कि ओके यू हैव फाउंड द पर्सन, आपको बंदा मिल गया जो आपको, यानी कि ए को मिल गया बी, ए एक्स देना चाहता है और वाई लेना चाहता है, और बी वाई देना चाहता है और एक्स लेना चाहता है, लेकिन रेट डिटरमिन नहीं है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। सो रेट कैसे डिटरमिन हो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा है या वाई की ज़्यादा है? तो ये एक प्रॉब्लम था। डिफ़िकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, this is the third problem that is associated with your barter system. So प्रॉब्लम क्या होता था उसको? स्टोर ऑफ वैल्यू में बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ये होता था कि इफ़ समवन वांट्स टू सेव हिज इनकम, फॉर एग्जांपल उसकी इनकम वीट है, ही वांट्स टू सेव फॉर द फ्यूचर, और वो ओल्ड एज के लिए एक फार्मर सेव करना चाहता है, तो वो सेव नहीं कर पाता था बिकॉज पेरिशेबल गुड है, ख़राब हो जाने का खदशा है। आज के दौर में यू हैव मनी, आप क्या करते हैं? वीट को जाके सेल करते हैं, सेल करके यू हैव कैश, आप कैश जब तक संभाल के रख लें, बैंक में रखवा लें, तो यू कैन स्टोर योर वेल्थ। तो तब ये प्रॉब्लम होता था कि स्टोर ऑफ वैल्यू वाज नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो डिफ़िकल्टी इन बोरोइंग एंड लेंडिंग, ये दो, और साथ मैंने ट्रांसफरिंग भी कर दिया। तो बार्टर सिस्टम में बोरोइंग और लेंडिंग में भी प्रॉब्लम था, और वो किस तरीके से था? यू नो दैट कि बेसिकली इफ़ समवन हैज़ बोरोड वीट फ्रॉम समवन, ठीक है जी, या उसने कोई भी मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिया है, तो अब उसने जब वापस करने की बारी आई, ये हो सकता है उस टाइम कोई ड्राउट्स आ जाए, कोई कहत साली आ जाए, तो रेट बढ़ जाए। सो
बात ये होती थी कि बोरिंग और लैंडिंग में एक ना एक पार्टी को लॉस हो जाता था बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग। प्रॉब्लम ट्रांसफरिंग में भी होती थी। फॉर एग्जांपल, अब वीट इज़ योर मनी बार्टर सिस्टम में। अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीट को उठा के जाना पड़ेगा। अगर आपके पास शीप इज़ योर मनी, इफ़ काउ इज़ योर मनी, तो आपको उसको लेके जाना पड़ेगा। सो ट्रांसफरिंग ऑफ योर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वॉज डिफ़िकल्ट। सो ये मैंने कुछ बताया हैं, बाकी आप देख लेंगे क्योंकि बेसिक लेवल है, इस वजह से मैं ज़रा मॉनेटरी की बेसिक चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कराना चाह रहा हूँ। इसमें भी हमारे 5 मिनट लग गए हैं। नेक्स्ट कम्स द काइंड्स ऑफ मनी। अब यहाँ से एमसीक्यू अक्सर आ जाता होता है काइंड्स ऑफ मनी से, ठीक है जी। तो काइंड्स ऑफ मनी को क्विकली हम रिव्यू करेंगे। आप बेसिक लेवल की फर्स्ट ईयर की किसी बुक से भी ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में आपके पास कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है जी। कॉइन्स में 2 किस्म के कॉइन्स होते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है कि फुल बॉडीड कॉइन्स कौन से होते हैं और टोकन कॉइन्स कौन से होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, और एक होती है फेस वैल्यू। 2 चीज़ें हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली स्टफ वैल्यू को कहते हैं, ठीक है जी। द यूज़ ऑफ एनी एसेट अदर देन द यूज़ ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो फुल बॉडीड कॉइन्स होते हैं, जैसे गोल्ड के कॉइन्स होते हैं आपके पास। गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स होते हैं आपके पास, वो फुल बॉडीड कॉइन्स होते थे या होते हैं, अगर आज भी हैं तो उनकी जो फेस वैल्यू है वो इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यानी कि उनके ऊपर जो मेंशन है वैल्यू, वही उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो उनकी एक्सचेंज वैल्यू है वही उसकी स्टफ वैल्यू है। एफ वी इज इक्वल टू आई वी, ये जहन में रखना है, ठीक है जी। इसको आप रीड कर लेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। टोकन कॉइन्स कौन से होते थे? टोकन कॉइन्स वो होते थे जिनकी जो बेसिकली जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, ठीक है जी। ये हो सकता है, या यूं भी होता है कुछ बुक्स के अंदर ये होता है कि जी जिनकी जो फेस वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये दो दो डिफरेंट बुक्स में 2 सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ, तो देख लें। जैसे भी मतलब टोकन कॉइन्स में बेसिकली होता ये है कि जो उसके ऊपर मेंशन वैल्यू होती है, जैसे पाकिस्तान के जो कॉइन्स हैं वो टोकन कॉइन्स हैं। 5 रुपीज़ उसके ऊपर मेंशन होता है, लेकिन उसके अंदर जो जो मेटल यूज़ हुई है वो 3 रुपीज़ की हुई है। सो फेस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये है। सो आपके पास नेक्स्ट इज़ ये फेस वैल्यू का मैं आपको समझा चुका हूँ। फिएट मनी, इसके बारे में एक दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है। फेथ या फिएट मनी, ये दोनों चीज़ें। मनी विदाउट इंट्रिंसिक वैल्यू, ऐसी मनी जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, जैसे आपकी पेपर मनी है पाकिस्तान में, वो फिएट मनी है। अब वो उसकी जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है अदर देन द यूज़ ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट है, आप यूज़ करते हैं, यस, बट उसको अदर देन मनी आप उसको आप मकसद कोई नहीं है। तो ये हो गया आपके पास फिएट मनी। इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, योर पेपर मनी, ठीक है, जिसमें कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल से एमसीक्यू आ चुके हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, इसलिए मैंने आपको पेपर मनी बताया। पेपर मनी में आपके पास करेंसी नोट्स होते हैं। कन्वर्टेबल पेपर मनी होती है और कन्वर्टेबल पेपर मनी के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू कन्वर्ट योर करेंसी नोट्स इन टू गोल्ड। पाकिस्तान की करेंसी कन्वर्टेबल है, अगर आप देखें तो नोट के ऊपर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। सो कन्वर्टेबल पेपर मनी दैट वुड बी कन्वर्टेड इन टू गोल्ड, ये एमसीक्यू आ चुका है। इन कन्वर्टेबल पेपर मनी व्हेन गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू कन्वर्ट योर करेंसी इनटू गोल्ड, तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास आता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर के ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि लीगल टेंडर बेसिकली क्या होती है, इट इज़ बेसिकली द करेंसी विच इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो अब आपको यू कांट डिनाई टू एक्सेप्ट दिस मनी इन द सेटलमेंट ऑफ योर डेट, ये भी हो सकता है, कुछ बुक्स के अंदर ये भी मेंशन है। अच्छा जी, तो उसके बाद इसमें 2 किस्म की फिर लीगल टेंडर होती है। लिमिटेड लीगल टेंडर होती है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर होती है। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि एक हद से ज़्यादा आप उसको ट्रांजैक्शन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो सिक्के हैं, करेंसी नोट नहीं, सॉरी, जो कॉइन्स हैं, अब मेंशन तो ये होता है कि कॉइन्स जो हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा। लाइक आप 5-10 रुपये के तो कॉइन ले लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई 1000 आप दें और 100 की ट्रांजैक्शन करें और 900 के आपको कॉइन्स दे दे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये लिमिटेड लीगल टेंडर होती है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, पाकिस्तान के सारे करेंसी नोट को हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर कंसिडर करते हैं और हम लीगली बाय लॉ हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो है ना आप सारे 20 वाले नोट क्यों दे रहे हो, हमें सारे 50 वाले नोट क्यों दे रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ आवर 1000, अगर हमने 1000 उसे दिया है तो ये क्या है कि बाकी हमारे पाकिस्तान में करेंसी नोट जितने भी हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, जो कि अनलिमिटेडली ही आपको दिए जा सकते हैं। उसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने जी फॉर एग्जांपल 1000 दिया, 100 की ट्रांजैक्शन किया, वो तो 900 के 900 वो जो है वो आपको 100 वाले दे दे या वो 20 वाले दे दे या 50 वाले दे दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यू हैव नो राइट कि आप उसे कहें लीगली कि नहीं जी ये मैं नहीं लेना चाहता। नियर मनी, एनी एसेट दैट इज क्विकली easily converted into cash like price bonds, like securities, like saving certificates। तो नियर मनी क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश इज़ वेरी क्विक, इसलिए उसे नियर मनी कहते होते हैं।
नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है जी, तो फंक्शंस ऑफ मनी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि इन्फ्लेशन से रिलेट करके कोई फंक्शन को कह दे कि विच फंक्शन इज बेसिकली इन फंक्शन हो जाता है या डिसेबल हो जाता है ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन। इस तरह का एमसीक्यू भी पेपर्स में आए हुए हैं। तो फंक्शंस ऑफ मनी में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, बिल्कुल है जी इसका। मेजर ऑफ वैल्यू, इट डिटरमिन्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टू गुड्स, लाइक एक गुड है एक्स और एक वाई है। फॉर एग्जांपल ये कितने के जी 100 के, ये कितने के 200 की। तो अब आप बार्टर भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि आपने डिटरमिन कर लिया, आपके पास कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मौजूद थी, क्या, करेंसी। इसे यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, इफ यू वांट टू स्टोर योर वेल्थ, your asset, if you are a farmer, you can store your wealth in terms of money and then you can use it in your old age. तो ये आपके पास store of value है, converting your assets value into currency एंड स्टोरिंग इट फॉर द फ्यूचर। तो उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये बोरिंग और लेंडिंग के अंदर यूज़ किया जा सकता है मनी को। जैसे प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में, अगर आप देखें तो बार्टर सिस्टम के सोल्यूशंस ही यहाँ पर बताए गए हैं। ये फंक्शंस ऑफ मनी बन के आ गया आपके सामने। नेक्स्ट योर सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी से एमसीक्यू कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इसमें डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना M1 M2 M3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपने कर लेना है, तो हो सकता है आपका एक एमसीक्यू जो है ना वो हो जाए अटैम्प्ट। टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, एक, द पीपल, दो, एंड द बैंकिंग सिस्टम। टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड, ये मनी सप्लाई की डेफिनेशन है। सो यू विल कीप इन माइंड द डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास M1 में क्या आता है, M1 को आप नैरो मनी भी कहते हैं। अब वो आपको डायरेक्टली नैरो मनी भी पूछ सकता है। इसे बेसिक मनी भी कह सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी भी कह सकते हैं। इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाली डेफिनेशन ऑफ मनी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो M1 में क्या आता है, करेंसी प्लस डिपॉजिट। ये डिपॉजिट कौन से हैं, ये जो ATM के कार्ड के जरिए आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, इन्हें डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है जी, सो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD। अब आपके पास M2 आ गया। M2 में सिर्फ ये हुआ कि टाइम डिपॉजिट ऐड हो गया। M1 ऑलरेडी था, यानी करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट DD प्लस TD टाइम डिपॉजिट हो गया, ये हो गया। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड में आपके पास ब्रॉड मनी आ जाती है। ठीक है जी, ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी। इसमें आप M2 तो शामिल है पीछे वाला, इसमें सेविंग डिपॉजिट्स भी आ गए। लाइक आप इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप M1 से M2 से M3 की तरफ जाते हैं, तो जो आपके पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज से स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ आप जा रहे हैं। क्या बता रहा हूं मैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। लाइक लिक्विडिटी कम होती चली जाती है जैसे आप M1 से M2 से M3 की तरफ जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि देखें, ईजी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, सेविंग डिपॉजिट है, आपके पास टाइम डिपॉजिट्स हैं, वो फिर थोड़ी सी कम होती चली जाती है। देखें, लिक्विडिटी, हाईएस्ट लिक्विडिटी कैश इटसेल्फ, फिर उससे थोड़ी सी कम लाइक डिमांड डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट उससे कम, सेविंग डिपॉजिट उससे कम। सो क्या होता है कि लिक्विडिटी फॉल करती चली जाती है। जैसे आप M1 M2 M3 की तरफ चले जाते हैं, M4 भी होता है, M5 भी होता है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल ये काफ़ी है। नेक्स्ट एक MCQ पेपर में आया हुआ था, वो था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। ठीक है जी, तो मनी मार्केट में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स, ये जो अभी ऊपर हमने जिक्र किया, दी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, इसमें बेसिकली 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वो बॉट एंड सोल्ड होते हैं मनी मार्केट में। बेसिकली ये कौन सी है, बॉन्ड्स की मार्केट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की मार्केट, ये आपके पास मनी मार्केट होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल परचेज होती हैं, उनकी अगर आप देखें तो 3, 6, 9 और 12 मंथ की जो है वो मेच्योरिटी होती है। कैपिटल मार्केट बेसिकली शेयर्स मार्केट आप कह सकते हैं, इसे इक्विटी मार्केट भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली मोर देन 1 ईयर के जो है ना मेच्योरिटी वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी सेल एंड परचेज होती है। लाइक इसमें शेयर आपके पास आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये कैपिटल मार्केट है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन ये पूछा गया है। अब आपके पास दो छोटी छोटी बातें हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। अगर आप देखें तो ये मैं सारा आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो इकोनॉमिक्स है उसकी की बेसिक्स बातें, बेसिक बता रहा हूँ, और ये पेपर में आया हुआ है। ये नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि पेपर में नहीं आई। अगर आपके 2 MCQs भी आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपका तो काम हो गया फिर ये ठीक होने चाहिए। सो बेसिकली आपके जो पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसमें बायर बेसिकली क्या करता है, प्रॉमिस करता है सेलर के साथ कि येस आई विल पे यू दैट मच अमाउंट इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में भी आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से आ जाए। तो बायर बेसिकली प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू इन नेक्स्ट 2 मंथ। अब मतलब उसने कोई भी 1 लाख की चीज़ लिया तो वो उसमें प्रॉमिस करता है कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ कन्वीनियंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट फॉर अवेलिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन। ये एक बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। या अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन प्रॉमिस
बाय बायर ऑफ गुड्स टू पे द सेलर अ सम ऑफ मनी एट ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन फ्यूचर। सो बेसिकली वो प्रॉमिस कर रहा होता है कि यस आई विल पे यू दैट मच अमाउंट। तो प्रॉमिसरी नोट में भी बेसिकली क्या होता है, ये बायर राइट करता है, ये सेलर बेसिकली इसकी तरफ से जो है ना वो राइट किया जाता है कि यस यू विल पे मी दैट मच अमाउंट इन फ्यूचर और नॉट। तो वो कहता है यस आई विल पे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आपने ज़रूर देखना है, बेसिक सी बात, लेकिन ये है कि कहीं आ भी जाता है। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का सिर्फ फार्मूला जो है ना, वो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इज़ डन बाय बेसिकली कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और कमर्शियल बैंक बेसिकली किस तरीके से, इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो फार्मूला पूछ ले। बेसिकली वो होता है क्या है कि न्यू डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/r और ये कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR, बेसिकली ये आपके पास होता है क्रेडिट क्रिएशन का फार्मूला। सो हाउ मच क्रेडिट क्रिएशन इज़ डन इज़ बेसिकली न्यू डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/r। ये जो 1/r है ये आपके पास है बेसिकली क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या है जी? क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको करवाता हूँ। अच्छा, 1/r इज़ योर क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है जी। तो ये क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे है? बेसिकली ये जो CRR है ना, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक इज़ बाउंड टू कीप विद इट्स सेल्फ टू मीट द बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर। अगर कस्टमर्स आते हैं तो जाहिर सी बात है अचानक से कोई कस्टमर आ भी सकता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बैंक के अंदर 1 लाख रुपए आए हैं तो वो क्या करेगा, उसका 20% यानी कि 20,000 अपने पास रखेगा इन केस कि अगर वो कोई वापस आ जाए, मतलब उससे कैश लेने, तो वो हर डिपॉजिट का 20% अपने पास रखता है। सो अगर मैं 1/r यानी कि 0.20 करता हूँ तो मेरे पास जो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आती है, वो 5 आती है। सो न्यू डिपॉजिट अगर आया है 1 लाख का, मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 लाख। सो कितनी क्रेडिट क्रिएशन हो गई? 1 लाख इनिशियली आया था तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स आपने क्रेडिट क्रिएशन कर ली। सो ये फार्मूला